नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 का जो आरपीएफ 01/2024 यहाँ पर एसआई और कांस्टेबल 02/2024 ये सीएन नंबर से जो नोटिफिकेशन पहले भी वायरल हुआ था वो सच साबित होता हुआ आपको इस वीडियो में आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट होते हैं, चाहे आपके डीओबी के रिगार्डिंग हो, डीओबी की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सहित बताऊंगा कि किन के मध्य आपका जन्म होता है, तो इसमें आवेदन कर सकते हो। सेकंड थिंग, यहाँ पर किस ज़ोन से क्या इसमें एएलपी, ग्रुप डी या एनटीपीसी की तरह आरआरबी वाइज़ वैकेंसीज़ रहती है या फिर किस टाइप से रहती है, किस ज़ोन से आप फॉर्म भर सकते हो, ये जो मेन मुद्दा है इस पर भी बात करेंगे। और जो आरपीएफ की नियमावली आई है आरपीएफ आरपीएफ रिक्रूटमेंट की, जो 2 जनवरी 2024 को, इसके सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जिस पर ये पूरी भर्ती प्रक्रिया डिपेंड है, उन पर भी बात करेंगे जिसको जानना आपका आवश्यक है। फर्स्ट थिंग तो ये बात कर लेते हैं, क्या ये नोटिस सही है? बिल्कुल, आप देख सकते हो जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ई वर्ज़न है ना, इसका जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है .nic.in, इस पर ये पब्लिश हो चुका है 2 से 8 मार्च 2024 वाले। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप देख सकते हो दर्शक संख्या वगैरह। तो इसमें पेज नंबर 23 पर ये नोटिफ़िकेशन है आपके सामने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका हिंदी का वर्जन भी कुछ इस टाइप से आप देख पा रहे होंगे। 15 अप्रैल 2024 से वही आपकी डेट है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 14 मई 2024, इनके मध्य अप्लाई करना है। और जो इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि रेलवे का टफ रहता है मेडिकल, तो ये किस लेवल का है। और जो 20 से 28 वर्ष आयु आपकी एसआई के लिए और 18 से 28 वर्ष है वो कांस्टेबल के लिए है, क्या ये 1 जुलाई 2024 से काउंट हो रही है? तो इस केस में आपकी डेट ऑफ बर्थ किन के मध्य है, तब आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर डीओबी की बात कर रहे हैं, उसके बाद जोन से बात कर लेंगे कि यहाँ पर किस टाइप से जोन वाइज रिक्रूटमेंट रहती है, पूरी प्रक्रिया सिलेबस सहित अपन बात करेंगे। और आयु में छूट पर बात करते हैं कि आयु में कितनी छूट मिल दी गई है। वैसे बात करें, जो एसआई और कांस्टेबल में रेलवे का जो नियमावली कहती है, जिसमें अभी जो आप देख पा रहे हो ये पूरी नियमावली अपडेटेड 2 जनवरी 2024 को, इसको आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने है कि एसआई के लिए योग्यता है वो ग्रेजुएशन है, स्नातक पास है, बीए है, बीएससी है, बीकॉम वगैरह, जो भी ग्रेजुएट है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल हो एसआई के लिए। एसआई में एज आपकी 20 से 25 वर्ष है, तो इसमें छूट कितनी दी गई वो बात करेंगे। और 10th के लिए जो कांस्टेबल की है रिक्रूटमेंट, वो 10th पास वाले कैंडिडेट के लिए है, इसमें 18 से 25 वर्ष एज है। और छूट यहाँ पर दी गई, उस केस में एज हो गई है 20 से 28 वर्ष है वो एसआई के लिए, 18 से 28 वर्ष है वो कांस्टेबल के लिए हो गई है। तो कितनी छूट दी गई, क्या इसमें छूट इंक्लूड है या फिर एक्स्ट्रा दी जाएगी? नहीं, इसमें इंक्लूड है। आप देख पा रहे हो कि महामारी कोविड-19 के कारण 3 वर्ष की छूट यहाँ पर शामिल है, 25 होनी चाहिए, 28 आपके सामने है। तो ये शुरुआती छूट है। इसके बाद कैटेगरी वाइज छूट भी आपको मिल रही है, ओबीसी वालों के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी वालों के लिए 2 वर्ष है, और भी रेस्पेक्टिव कैटेगरी के अनुसार। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, जब भी आप ये नोटिफिकेशन देखेंगे आरपीएफ का, तो इस वाले टाइटल से देखेंगे, सी नंबर आरपीएफ 01/2024 है, ये सब इंस्पेक्टर के लिए। और एस कांस्टेबल के लिए देखेंगे आरपीएफ 02/2024 है। और कांस्टेबल और एसआई की दोनों अलग अलग रिक्रूटमेंट रहेगी, अलग अलग पेपर रहेगा, अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे। तो अपन आयु की बात कर रहे हैं, तो कौन से डीओबी के मध्य आपका जन्म होता है तो आप इसमें एलिजिबल हो, ये आपके कांस्टेबल के लिए है और ये एसआई के लिए। इसको समझने की कोशिश करें उससे पहले टेक्स्ट बुक का हैप्पी ओवर शेल या फिर जो आरपीएफ जैसे एग्जाम, इतनी कम वैकेंसीज में इसको आप फाइट करना चाहते हो, बेहतर रैंक, अच्छे रैंक के साथ आप इसको क्रैक करना चाहते हो एग्जाम्स को, तो इसके लिए आपको थोड़ा नवाचार करना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेटजी में स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा, अपने आप को जो ट्रेडिशनल तरीका है तैयारी करने का उससे थोड़ा हटकर अलग प्रयास करना पड़ेगा। उस केस में टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। और टेक्स्ट बुक का टेक्स्ट बुक पास प्रो, ये बहुत ही ज़्यादा एफोर्डेबल प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो, यानी एक तरीके से प्रीवियस ईयर के पेपर आप अटेम्प्ट करके अपना एक्सपीरियंस है वो बहुत अन्य कैंडिडेट से आगे जा सकते हो। और कैंडिडेट यदि 2 एग्ज़ाम, एक मॉक टेस्ट दिया और एक रियल एग्ज़ाम दिया, और आपने क्या किया, 15 से 20 मॉक टेस्ट दे के बेहतर ढंग से उनका विश्लेषण किया है, तो आप न जाने उसने कितने गुना आप आगे हो। तो 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से होती है। अभी यहाँ पर क्या डील चल रही है, टीटीसी के कूपन कोड से आपको 12% का डिस्काउंट सही थी पास प्रो, ईयरली आपको 439 में मिल रहा है। और इसमें आप ऐसा नहीं कि केवल रेलवे के दे पाएंगे, आप रेलवे में भी एएलपी हैं, आरपीएफ हैं, और प्रीवियस ईयर जो ग्रुप डी के हुए हैं, एनटीपीसी के हुए हैं, जेई के हैं, इसके अलावा एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं, जितने भी आपके स्टेट लेवल के एग्जाम आते हैं उसमें पुलिस हो गया, अदर जितने भी पटवारी है, टीचर एग्जाम है, सभी के मॉक टेस्ट एक पास में मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर का तो एक अलग ही अंदाज से आप यहाँ पर अपना आकलन कर सकेंगे, अपना सेल्फ असेसमेंट, स्व आकलन के द्वारा अपनी कमियों को सुधारते हुए
टाइम मैनेजमेंट बेहतर करते हुए, एक्यूरेसी में इंप्रूवमेंट करते हुए अपने आप को नेक्स्ट लेवल तक बूस्ट कर सकते हो। यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड से आज ही पास प्रो ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आपका यदि आप किसी बुक से पढ़ते हो मॉक टेस्ट लगाते हुए, जहाँ पर आपको कोई डाउट होता है यूट्यूब वीडियो देखते हो, तो बिना कोचिंग के आप बिल्कुल सेक्शन पा पाएंगे। बस कंटिन्यूटी से आपको लगे रहना है। और बात कर रहे थे डीओबी की, तो आरपीएफ में आपको पता है 18 से 28 वर्ष, यहाँ पर 3 वर्ष एक्स्ट्रा करते हुए आयु में छूट देते हुए, यदि यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो और कांस्टेबल से फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हो, तो आपकी डीओबी कम से कम वो 1 जुलाई 2006 है, उसके बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। अधिकतम यानी आप कितने ऑर्डर तक फॉर्म भर सकते हो, तो 2 जुलाई 1996 या उसके पहले आपका जन्म हुआ तो आप नहीं भर पाएंगे। 2 जुलाई का हुआ है 1996 तब भी भर पाएंगे। यहाँ पर इससे पहले नहीं होना चाहिए, ये दे रखा है। ये जो डाटा एग्जैक्टली मैं लेकर आया हूँ कैलकुलेट करके, अभी एएलपी 2024 का नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी आपकी एज 1 जुलाई 2024 से काउंट हो रही थी। इसमें भी नोटिफिकेशन इस शॉर्ट में दे रखा कि 1 जुलाई 2024 से एज काउंट करते, तो उस केस में ये आपका कैलकुलेट होकर डाटा है कि 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2006 के मध्य, या फिर ये डेट इनको जैसे 1 जुलाई 2006 को किसी का हुआ तो भी वो एलिजिबल है। तो इसके बाद है वो नहीं होना चाहिए, लोअर एज लिमिट में के बाद नहीं, और अपर एज में आपकी इससे पहले नहीं होना चाहिए। ये तो यूआर ईडब्ल्यूएस का हो गया कांस्टेबल के लिए। ओबीसी की बात करें तो आपको पता है 3 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट मिलती है उस केस में आपका जन्म ओबीसी कैटेगरी से हो, तो 2 जुलाई 1993 से 1 जुलाई 2006 के मध्य होना चाहिए, और ये डेट है तब भी आपका चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एससी एसटी के लिए, तो 2 जुलाई 1991 से लेकर 1 जुलाई 2006 के मध्य आपकी डीओबी है, या फिर 2 जुलाई को भी है तो भी चलेगा, ये इंक्लूड है दोनों ही, ठीक है। अब एसआई के आप देखेंगे तो एसआई का सेम टू सेम है, अपर एज लिमिट में तो वही है, आपको पता है 28 वर्ष अपर एज है। लोअर एज में 20 किया तो यहाँ पर 2 वर्ष एक्स्ट्रा है एक तरीके से, कि 1 जुलाई 2004 के बाद यहाँ पर जन्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम इन्होंने 20 रखे, तो 1 जुलाई 2004 के बाद नहीं होना चाहिए। 1 जुलाई 2004 को हुआ है तब भी आपका चलेगा, तो ये सेम है बाकी वाले तो, लेकिन इन्होंने लोअर एज लिमिट में संशोधन किया है, वो 20 वर्ष की है। अब बात कर देते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। यहाँ पर B1 मांगा गया, तो इसके लिए आपका आई विजन वगैरह क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए और फाइनली आप मेडिकल वगैरह में बाहर होते हैं तो बहुत धक्का लगता है। तो उससे पहले यदि आप अवेयर हो चीज़ों से, तो पहले से ही आप अपना तैयारी है उस हिसाब से करेंगे। तो B1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, शुरुआत में A2 है वो टफ रहता है, लेकिन B1 है, इसमें आपकी विथ ग्लास है तो भी चलेगा, और ग्लास की पावर 4D से ज़्यादा है वो नहीं होना चाहिए। और डिस्टेंस विजन आपकी 6/9 6/12 हो, एक आँख का 6/9 है, दूसरे का 6/12 है तो भी चलेगा, विद और विदाउट ग्लास। फॉर जो आपके चश्मे के नंबर है ना, वो 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 डायोप्टर से ज़्यादा। नियर विजन 0.6 0.6 विद और विदाउट ग्लास यहाँ पर अलाउ है। बाकी तो बाइनोकुलर विजन है, कलर विजन, नाइट विजन है, ये सारे आपको टेस्ट पास करने अनिवार्य हैं। तो विशेषकर ये आई का टेस्ट है 6/9 6/12 है, ये आपके विद ग्लास है, लगभग मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। यहाँ पर आप वैकेंसीज़ की बात कर पा रहे हो ना, कि 452 आपके एसआई की वैकेंसीज है, कांस्टेबल की वैकेंसी है 4208, टोटल 4660 है ना। इसमें से 15% वैकेंसीज नीचे आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो आरक्षित वैकेंसीज है ना, वो 15% है, यानी इनमें महिलाओं की इंक्लूड है वैकेंसीज। महिलाओं की इंक्लूड है, इसका मतलब आपके लिए बहुत कम यहाँ पर पोस्ट रह जाएगी। आप देख पा रहे हो, इसको महिलाओं को 15% हटाएंगे तो लगभग 699 वैकेंसी तो महिलाओं की है, फिर 3961 के आसपास पुरुषों की वैकेंसीज रहेगी। तो ये भी पुरुषों के लिए पूरी नहीं है, इसमें भी ग्रुप वाइज फॉर्म भरे जाते हैं। तो वो ग्रुप वाइज जो प्रीवियस ईयर में भरे गए थे किस टाइप से थे उस पर बात करेंगे। सब इंस्पेक्टर में आपको पता है लेवल 6 की है, कांस्टेबल की लेवल 3 की है। और अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो सारी लगभग पैटर्न के बारे में बताया गया है कि आपका शारीरिक माप, पीएमटी मानक चिकित्सा परीक्षण होगा। महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की गई है। नीचे यहाँ पर फॉर्म फ़ी की बात करी गई है, वही 500 रुपये फॉर्म फ़ी। रिफंड के केस में आपको 400 रुपये मिल जाएंगे यदि आप एग्ज़ाम देने चाहते हो उस केस में। बाकी SC ST महिला कैंडिडेट हो, यहाँ पर 250 रुपये आपकी फॉर्म फ़ी लगेगी और पूरे के पूरे रिफंड हो जाएंगे। अब पूरे पात्रता एग्जाम पैटर्न सिलेबस बारे में बात करें, या फिर किस टाइप से भर्ती प्रक्रिया रहती है, तो एसआई के लिए आपको पता है पात्रता ग्रेजुएशन है, कांस्टेबल के लिए 10th पास है। ये जो नियमावली आप देख पा रहे हो, ये जनवरी 2024 की है, 2 जनवरी 2024 की। अब की बार क्या बदलाव हो रहा, तो बदलाव के तौर पर देखें तो पिछली बार आरपीएफ खुद ने अपना एग्जाम करवाया था, अलग ही एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसीज थी जो आरआरबी करा रही थी उसके अलावा। अब की बार एग्जाम कौन कराएगा, तो एग्जाम अब की बार कराएगा आरआरबी कराएगा। तो आप नीचे आप देखेंगे क्या इन्होंने चेंज किया है, तो कि प्रोसीड्यूर फॉर रिक्रूटमेंट एंड सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल में आपके
जो 3 फेजेज़ में रहने वाली है। फेज़ 1 में जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ना, वो कंडक्ट कराएगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी कराएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम्स। अब सीबीटी होने के बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है, जो आरपीएफ कराएगा। तो एग्ज़ाम आरआरबी, फिजिकल आरपीएफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आरपीएफ करेगा। अब मुद्दे की बात करते हैं, एग्ज़ाम की बात करते हैं। पहला आपका फ़ेज़ में एग्ज़ाम होगा, सीबीटी फर्स्ट होगा। तो एग्ज़ाम में कितने कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, तो विशेषकर यहाँ पर अधिकतम सवाल आपको जीके के देखने को मिलते हैं, 50 क्वेश्चंस देखने को मिले। चाहे एसआई हो, कांस्टेबल हो, दोनों का एग्ज़ाम पैटर्न सेम है। दोनों में आपको 90 मिनट का समय रहेगा, 120 क्वेश्चंस रहेंगे। जीके के जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं, अरिथमेटिक के, मैथ्स के 35 हैं और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चंस हैं मैथ्स और रीजनिंग के, 50 जीके के। कांस्टेबल में भी सेम एग्ज़ाम पैटर्न को यहाँ पर फॉलो किया गया है। और सीबीटी क्वेश्चंस हैं वो इस टाइप से डिज़ाइन किए गए हैं, आप देख सकते हो। सब्जेक्ट के सिलेबस में आपके जनरल अवेयरनेस में क्या सिलेबस है, तो इसमें भी ज्योग्राफी है, आर्ट कल्चर है, हिस्ट्री है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, स्पोर्ट, जनरल साइंस में भी यहाँ पर इंक्लूड है। तो सारा कुछ इंक्लूड कर दिया जीके में इन्होंने। अर्थमेटिक की बात करें तो ये आपका अर्थमेटिक मैथ्स जनरल जो रहती है, नंबर सिस्टम पर, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट है, सब कुछ इस टाइप से मैथ्स है। जीके में भी सारे टॉपिक और मैथ्स में भी इस टाइप से सारे, और रीजनिंग में आप देख पा रहे हो जनरल जो रीजनिंग रहती है वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और एक तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, इन्होंने इसका प्रावधान किया है आरपीएफ में, कांस्टेबल और एसआई दोनों रिक्रूटमेंट में। अब कितने गुना अभ्यर्थी यहाँ पर पास किए गएंगे जाएंगे, पहले फेज़ के बाद सेकंड फेज़ में आप मूव करेंगे तो उसमें आप देख पा रहे हो 10 गुना अभ्यर्थी वैकेंसीज के हैं वो बुलाए जाएंगे। 10 गुना अभ्यर्थी एसआई और कांस्टेबल के लिए जितने भी वैकेंसीज हैं, मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन की, पीईटी के लिए और पीएमटी के लिए। अब फेज़ 2 में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। अब मेजरमेंट टेस्ट में क्या कुछ होने वाला था, हाइट की बात करें, यूआर और ओबीसी के यदि मेल कैंडिडेट की पुरुष की 165 हाइट है तो चलेगा, एससी एसटी के पुरुष की 160 हाइट होनी चाहिए, और बाकी गढ़वाल, गोरखाज, मराठाज इनकी 163 सेंटीमीटर है तो भी चलेगा। यूआर और ओबीसी की बात करें, यदि हाई आपकी फीमेल कैंडिडेट की हाइट की तो 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी फीमेल जो महिला है वो 152 में चलेगी, और फिर गढ़वाल, गोरखाज, मराठाज हैं 155 सेंटीमीटर हाइट में चलेंगे। अब जो चेस्ट की बात करें, आपका छीना कितना होना चाहिए, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए आपका चेस्ट है। अब देखिए चेस्ट है केवल मेल कैंडिडेट के लिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, यूआर ओबीसी के लिए उसका फूलाव 85 सेंटीमीटर, साथ फूलाव यानी 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है। एससी एसटी के लिए चेस्ट 76.2 और एक्सपेंड के साथ 81.2 यहाँ पर अनिवार्य हैं। बाकी ये सभी गढ़वाल के लिए 80 से 85 सेम नियम है। तो ये तो आपका हो गया फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है। अब बात करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, तो एसआई के लिए अलग है, कांस्टेबल के लिए एफिशिएंसी अलग है, मेजरमेंट सेम है। मेजरमेंट एसआई कांस्टेबल के लिए सेम है, हाइट 165 है, फीमेल के लिए 157 हाइट है, एससी एसटी के लिए 152 हाइट है, और बाकी एससी एसटी के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए 160 हाइट है। ये सेम है एसआई और कांस्टेबल में। रनिंग वगैरह की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कांस्टेबल की बताऊँ रनिंग। तो मेल कैंडिडेट के केस में 1600 मीटर की रनिंग रहेगी कांस्टेबल की, वो 5 मिनट 45 सेकंड में कवर करनी है, और सब इंस्पेक्टर की थोड़ी कम है, यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड में करनी है सब इंस्पेक्टर की एसआई की। अब बात करूँ यहाँ पर 800 मीटर की रनिंग रहेगी फीमेल के लिए। तो फीमेल के लिए कांस्टेबल में तो 3 मिनट 40 सेकंड में कंप्लीट करनी है, और फीमेल के लिए एसआई में 4 मिनट में कंप्लीट करनी है। अब लॉन्ग जंप भी है दोनों में, कांस्टेबल में लॉन्ग जंप ज़्यादा है 14 फीट का मेल कैंडिडेट के लिए, और फिर सब इंस्पेक्टर में पुरुष के लिए 12 फीट का लॉन्ग जंप है। महिलाओं की बात करें तो लॉन्ग जंप लंबी कूद है, 9 फीट है कांस्टेबल के लिए और 9 फीट ही सब इंस्पेक्टर के लिए। इसी प्रकार हाई जंप में पुरुषों के लिए जो ऊंची कूद है ना, वो कांस्टेबल के लिए तो है आपकी 4 फीट, और सब इंस्पेक्टर के लिए 3 फीट 9 इंच है, और बाकी महिलाओं की ऊंची कूद 3 फीट है दोनों में ही, चाहे एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो। तो क्या इसमें पीईटी के नंबर ऐड होंगे? नहीं, आपके पीईटी के यहाँ पर एलिजिबल के लिए हैं, सभी टेस्ट है यहाँ पर। बाकी ये क्वालिफाइंग नेचर्स का आप देख सकते हो, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, इसके नंबर ऐड नहीं होंगे। आप कहेंगे लंबी कूद ऊंची कूद में कितने चांस मिलते हैं, तो रनिंग में तो एक ही चांस मिलता है, और फिर यहाँ पर लंबी कूद ऊंची कूद में कैंडिडेट को 2 चांस मिलते हैं। और जो यहाँ पर रनिंग होती है ना, उसमें चिप वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले आपकी रनिंग होगी, उसके बाद चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह मेजर होगी। रिजु दोनों ही ये क्वालिफाइंग नेचर्स के, कोई मार्क्स ऐड नहीं होंगे, और उसके बाद आपका सीधा ही डीबी होगा। और ध्यान दीजिएगा, कैंडिडेट हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व्ड और सिक एज रिलैक्सन मस्ट सबमिट द रिक्विजाइट रिलेवेंट सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट और एट द टाइम ऑफ डीबी। यदि आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हो, एज लिमिट वगैरह का फ़ायदा उठा रहे हो, उस केस में आपको एक वैलिड ऑथोरिटी से हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ेगा, कब? डीबी के वक्त। यदि आप
डीवी के वक़्त ये डॉक्यूमेंट नहीं ले पाते हो जिसका आपने लाभ लिया है, तो आप यूआर में कंसिडर हो जाएँगे। अब यूआर में कंसिडर होते हो और आपने डीओबी का लाभ लिया तो गलत हो जाएगा फिर। अदरवाइज़ आप डीओबी में लाभ नहीं ले रहे हो उस कैटेगरी से, तब यूआर में होंगे तो चलेगा। यूआर की कट ऑफ पार करनी पड़ेगी, इतना फ़र्क। तो जो भी आपका कैटेगरी है उसका डॉक्यूमेंट ज़रूर बना लीजिएगा। और बाकी पॉइंट में आप देखेंगे जो 120 क्वेश्चंस रहेंगे, इनमें से क्वालिफाइंग मार्क्स है ना, वो 42 मार्क्स है। यूआर ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 36 मार्क्स है, एसआई कांस्टेबल दोनों के लिए। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतने तो आने ही चाहिए, लेकिन इससे कहीं गुना ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, कहीं ज़्यादा जैसे कि 42 तो कट ऑफ आपको 80 के आसपास, इससे प्लस भी देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। रेलवे की यही वैकेंसीज आई है 10th पास वाले कैंडिडेट के लिए, तो वो तो कंपटीशन है वो बढ़ाने ही वाले हैं, इस कारण आपकी कट ऑफ ज़्यादा। अब बात करते हैं इसमें जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो किस आरआरबी से भरे फॉर्म या फिर किस टाइप से रहते हैं। तो प्रीवियस ईयर का 2018 का आपको नोटिफिकेशन बता देता हूँ। प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसीज आपके भी आएगी अब की बार, ये तो शॉर्ट नोटिस था, जो रियल वैकेंसीज आएगी तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेंगे ग्रुप। टोटल पिछली बार कितने, 6 ग्रुप थे। इन 6 ग्रुप में प्रत्येक ग्रुप में अलग अलग रेलवे जोन थे। ये सभी रेलवे जोन आप देख पा रहे हो। टोटल 17 जोनल रेलवे हैं। इन 17 जोनल रेलवे में ग्रुप बनाए गए हैं, ए से लेकर बी, सी, डी, ई, एफ। तो पिछली बार जो डी ग्रुप था ना, इसकी कट ऑफ सबसे अधिक गई थी और फॉर्म भी लगभग 21 लाख प्लस थे डी ग्रुप की। तो डी ग्रुप में ज़्यादा था। डी के बाद आपका पिछली बार आरपीएसएफ था, फिर ये बी ग्रुप था। और पिछली, अब देखिए जैसे कि आप किसी भी ग्रुप में स्वतंत्र होकर जा सकते हो। आप डी ग्रुप में भर दिया तो ऐसा नहीं कि आप सी में भी भर सकते हो। तो डी ग्रुप में है जितनी पोस्ट है वही आपको मिलेगी। ये पिछली बार का डाटा, आपकी बार का नहीं बता दूं। ये 2018 की वैकेंसीज का है, एज ए उदाहरण आपको बता रहा हूँ। तो आप सिर्फ उतनी ही वैकेंसीज के लिए एलिजिबल रहेंगे जिस ग्रुप से आपने अप्लाई किया है। तो ग्रुप से आपका जैसे ही पूरा नोटिफिकेशन आता है तो सोच समझ कर उसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे प्रीवियस ईयर के बेस पर, और उस हिसाब से आप आवेदन करना। तो आरपीएफ में ग्रुप वाइज आपके फॉर्म भरे जाते हैं। पिछली बार शुरुआत में आपको ग्रुप ही सिलेक्ट कराएंगे। अब जैसे ही किसी कैंडिडेट ने डी ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद इनको वरीयता भराई जाएगी कि एनआर को आप पहले रखेंगे, एनईआर को किस स्थान पर रखेंगे। सभी जोनल रेलवे उनकी वरीयता भराई जाएगी सबसे पहले। तो अब ग्रुप में वरीयता नहीं भराई जाएगी। डी ग्रुप के सारे रेलवे में आप एलिजिबल रहेंगे, ई एस सी के सारे में रहेंगे यदि आप सी से अप्लाई कर देते हो। तो इस प्रकार ग्रुप वाइज और भी वैकेंसीज आपको कम देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर आई थिंक डीओबी से संबंधित आपका डाउट है वो मैंने क्लियर कर दिया था। चिकित्सा मानक का कर दिया था। एज लिमिट का आपका जो था डाउट, रिक्तियाँ तो वही है, इसमें क्या ही डाउट है। योग्यता वगैरह सब कुछ बता दी है। आवेदन आपको ध्यान रखना 15 अप्रैल से 14 मई 2024 को देखने को मिलेंगे स्टार्ट हुए। और परीक्षा का मोड आपका सीबीटी रहने वाला है। महिलाओं के लिए 15% आरक्षण वगैरह, पूरा एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सब कुछ आपके क्लियर हो गए होंगे। तो आई होप, और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आरपीएफ जैसे एग्जाम को रियली में करेक्ट कराना चाहते हो, फाइट करना चाहते हो, अपने आप को बेहतर से बेहतरीन और सबसे अच्छा बनाना चाहते हो, तो टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट सीरीज आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। टीटीचे के कूपन कोड यूज़ करके प्रीवियस ईयर के जितने हो सके सेट लगेगा, विश्लेषण करके उसमें सुधार करते हुए, कमियों को दूर करते हुए आप तैयारी करेंगे। बिल्कुल आप एक दिन सिलेक्शन तो क्या, रैंक सहित आपके सिलेक्शन होगा। बेहतर रैंक, उत्तम रैंक से आप चयनित होंगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक्स्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने की टीटीजे के कूपन कोड से कर सकते हो। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में। बाय बाय।